ये सुनकर आचार्य ने ध्रुव को समझाया। देखो ध्रुव, सुलगते कमल की दिव्य रोशनी वाकई बहुत रहस्यमयी है। सच कहूं तो मैंने भी उसे आज तक नहीं देखा है। अगर तुम इतनी ताकतवर दिव्य रोशनी हासिल कर सके तो वो तुम्हारी शक्तियों को इस कदर बढ़ा देगी जो शायद सफेद शीत रोशनी कभी ना बढ़ा पाए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मुझे भी कहीं से उस दिव्य रोशनी के बारे में कुछ पता चले। एक बात और, एक लड़की आई है टूटता तारा दल तुम्हें ढूंढते हुए। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। उसका नाम है लारा जयान। और आचार्य की बात सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। वो अच्छी तरह से जानता था कि लारा कभी ध्रुव को ढूंढती हुई नहीं आती जब तक कोई बड़ी मुश्किल सामने नहीं आ जाती। इस ख्याल के साथ ध्रुव ने खुद से कहा, कहीं याना को तो कुछ नहीं हो गया। दूसरी तरफ एक बड़े से हॉल में एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की हरे रंग के कपड़े पहने हुए थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें लगातार हॉल में यहाँ वहां देखे जा रही थी। इतने में अचानक उस हॉल का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का चलकर अंदर आने लगा। लारा लगातार उस लड़के को देखती रही जो दरवाजे से अंदर आया था। उसकी आंखों में अजीब से जज्बात दिखने लगे थे। उसे भी बाकियों की तरह सुनने में आया था कि ध्रुव ने पिछले कुछ सालों में मध्य इलाके में क्या कुछ नहीं किया था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि ध्रुव मध्य इलाके में इतना कुछ कर सकता था, जबकि मध्य इलाका सबसे ताकतवर लोगों से भरा हुआ था। इसलिए उन लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना वाकई काफी मुश्किल था। तभी लारा ने तुरंत अपने जज्बातों को काबू किया। अब वो पहले जैसी जज्बातों में बहने वाली लड़की नहीं रह गई थी। वो अच्छी तरह से समझती थी कि ध्रुव और उसके बीच अब कितना बड़ा फासला था। पहले उसके दिमाग में अपनी काबिलियत का जितना गुरूर था, वो इस लड़के के सामने चकनाचूर हो चुका था। इतने में ध्रुव भी चलकर अंदर आया और उसने लारा के परेशानी भरे चेहरे को देखकर उससे सवाल किया, क्या बात है लारा, तुम ठीक तो हो? जब मैं दिव्य पहाड़ी के रहस्यमयी तालाब से बाहर आया था तब तक तुम वहां से जा चुकी थी। इस पर लारा ने अपना सिर हिलाते हुए उसे जवाब दिया, हाँ ध्रुव, मुझे कुछ जरूरी काम आ गए थे, इसलिए मैं वहां और देर नहीं रुक पाई। ना जाने क्यों लेकिन लारा को अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी जब वो ध्रुव से बात कर रही थी। ये बेचैनी ध्रुव के ओहदे और रुतबे की वजह से ही थी। जाहिर सी बात है कि अर्ध विद्वान के आ जाने की खबर मध्य इलाके में हर तरफ फैल चुकी थी, और तो और वो अर्ध विद्वान ध्रुव के गुरु थे। आखिर क्या बात है जिस वजह से लारा जयान को आना पड़ा है ध्रुव के पास? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन इन ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लारा की बात सुनकर ध्रुव ने उसके चेहरे की परेशानी देखकर उससे कहा, मुझे लगता है कि कोई तो वजह रही होगी जिसके चलते तुम्हें टूटता तारा दल आकर मुझे ढूंढना पड़ गया। मैंने ठीक कहा ना लारा? ध्रुव का सवाल सुनते ही अचानक से लारा के हाथ जम गए और उसने कुछ पल झिझकने के बाद कहा, मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई हूँ ध्रुव, टीचर के लिए। इस पर ध्रुव की धड़कन भी थोड़ी बढ़ गई और उसने लारा से कहा, मुझे लगा ही था, खुलकर बताओ लारा, आखिर क्या हुआ है? ये सुनकर लारा ने मजबूरी में कहा, मैं खुद ही यहाँ आई हूँ ध्रुव, टीचर नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें ढूंढकर तुमसे किसी तरह की मदद मांगू। ध्रुव ने बात समझते हुए अपना सिर हिलाया। वो अच्छी तरह से जानता था कि याना जैसी खुददार लड़की मुश्किल में पड़ने के बावजूद उससे मदद नहीं मांगती। इस खुददारी में कहीं ना कहीं उसकी जिद भी छुपी हुई थी। इतने में लारा ने ध्रुव से आगे कहा, सच कहूं तो मुझे तुम्हें ये बात पिछली बार ही बता देनी थी जब हम दिव्य पहाड़ी पर मिले थे। जब मैं और टीचर मध्य इलाके में आए थे उसके कुछ वक्त बाद हम दोनों फूल दल में शामिल हो गए थे। ये दल बाकियों से बहुत अलग है ध्रुव, और इस दल में सिर्फ लड़कियों को ही शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं, ये दल बाकियों की तरह लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं रखता है। एक तरह से हमारा दल बहुत शांति प्रिय दल है। दरअसल हम लोगों ने फूल दल इसलिए चुना क्योंकि टीचर को वहां का माहौल काफी पसंद आया, इसलिए वो उस दल की बुजुर्ग बनने के लिए राजी हो गई। टीचर और मैं काफी वक्त तक वहां रहे थे और हम लोग उस दल के मामलों में ज्यादा शामिल नहीं होते थे क्योंकि हमारी ताकत के बावजूद हम उस दल में थोड़े मामूली ही माने जाते। लेकिन हमारे फूल दल में शामिल होने के दूसरे साल मैं और टीचर फूल दल के इलाके में एक पहाड़ पर जाकर रहने लगे। आमतौर पर कोई भी हमसे मिलने नहीं आता था और शुरू में हमें लगता था कि सिर्फ हम दोनों ही उस पहाड़ पर मौजूद थे। लेकिन एक दिन टीचर को घूमते हुए एक गुफा दिख गई। उस गुफा के अंदर एक बहुत बूढ़ी औरत थी जो अपाहिज थी। ये सुनते ही अचानक ध्रुव की आंखों में हल्की फिक्र नजर आने लगी क्योंकि उसे लगने लगा कि लारा अब उस मुद्दे की बात पर आने वाली थी। तभी लारा ने ध्रुव को आगे बताया, वो बूढ़ी औरत काफी अजीब थी ध्रुव। उसने अपने हाथ से टीचर पर हमला कर दिया जब उसे पता चला कि टीचर ने उसे ढूंढ निकाला। इस वजह से टीचर को काफी जख्म भी आए थे, लेकिन वो बिल्कुल नाराज नहीं हुई, बल्कि वो तो हर दिन उस बूढ़ी औरत के लिए खाना पहुंचाने लगी। ये सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा और 2 साल बाद वो औरत आखिरकार गुफा से बाहर आने के लिए तैयार हुई। उसके बाद वो हम लोगों के साथ साल भर रुकी। फिर जब वो हमारे साथ साल भर रही
तो वो काफी बेहतर महसूस करने लगी। हम उन्हें दादी अम्मा पुकारने लगे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आखिर वो करती क्या थी और कहाँ से आई थी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी ताकत कितनी थी, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। इसलिए साल भर हमारे साथ रहने के बाद वो इस दुनिया से जाने लगी। मगर इससे पहले कि वो दुनिया छोड़कर जाती, उन्होंने एक बहुत ही अजीब तकनीक इस्तेमाल कर अपनी सारी शक्तियां टीचर के शरीर में सील कर दी। और तो और उन्होंने टीचर को एक खास पत्थर भी पकड़ाया और उनसे फूल दल की लीडर बनने को कहा। इतना कहकर लारा ने ध्रुव की तरफ देखा, जिसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे हैरान होते देख लारा ने कहा, तुम्हें ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, है ना? हमें भी बहुत हैरानी हुई थी। टीचर खुद उनकी शक्तियों को जरा भी महसूस नहीं कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो अपनी शक्तियां टीचर के शरीर में भर रही थी, उससे हमें पता चल गया कि वो एक बहुत ताकतवर इंसान थी, जिनकी शक्तियां 9 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज जितनी थी। ध्रुव इस वक्त याना की किस्मत के बारे में सोचने लगा। इत्तेफाक से वो लोग एक जगह पर रहने गए, जहां उन्हें एक औरत मिली जिसने महाशक्ति पूर्वज रैंक की शक्तियां याना को दे दी। अगर ये किस्मत का खेल नहीं था तो और क्या था। लेकिन तभी लारा के चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी नजर आने लगी, जिसके बाद उसने कहा, इस तरह के हालात में टीचर तो काफी मजबूर हो गई थी। सच तो ये था कि उन्हें फूल दल का लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए दादी अम्मा का अंतिम संस्कार कर वो पहाड़ में ही रहती रही। किसे पता था कि 6 महीने पहले फूल दल की मौजूदा लीडर टीचर के पास आई और उन्होंने टीचर से वो खास पत्थर मांग लिया। टीचर किसी तरह की मुश्किल नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप वो खास पत्थर उन्हें पकड़ा दिया। आखिर में वो औरत दोबारा हमारे पास आई और उसने कहा कि उसे टीचर के शरीर में सील की गई दादी अम्मा की शक्तियां भी चाहिए हैं। इस पर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम फूल दल की जिस लीडर की बात कर रही हो, वो कितनी ताकतवर है? ये सुनते ही लारा ने ध्रुव को जवाब दिया, देखा जाए तो वो उस दल की असली लीडर नहीं है, सिर्फ अभी सब कुछ संभाल रही है। वैसे वो 4 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल उनसे नहीं है, बल्कि उनके साथी से है, जो असल में 6 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज है। इतने में ध्रुव ने कुछ सोचते हुए पूछा, एक बात बताओ लारा, याना के पास तो दादी अम्मा की 9 सितारों वाली शक्तियां हैं ना, फिर वो इन दोनों का सामना क्यों नहीं कर पा रही है? वहीं ध्रुव के सवाल पर लारा ने मजबूरी के साथ उसे जवाब दिया, टीचर इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा शक्तियों को कैसे काबू कर सकती हैं ध्रुव? फिलहाल वो सील टीचर के शरीर से जुड़ चुकी है। ऐसे में अगर कोई उस सील को निकालने की कोशिश करता है तो वो जरूर टीचर की जिंदगी को भी खतरे में डाल देगा। और फूल दल की मौजूदा लीडर शक्ति हासिल करने के लिए टीचर की जिंदगी लेने तक को तैयार है। हमारी किस्मत से दादी अम्मा ने अपने जीते जी कुछ इंतजाम किए थे, इसलिए दल के बहुत से बुजुर्ग फिलहाल टीचर के साथ खड़े हैं। इसलिए वो औरत जानबूझकर टीचर के शरीर से वो शक्तियां नहीं छीन रही है, मगर वो फिलहाल शर्त लगा चुकी है और टीचर के साथ मुकाबला करना चाहती है। शुरू में तो वो मुकाबला काफी जायज लग रहा था, लेकिन फूल दल का एक बहुत ही अजीब नियम है, और वो नियम यह है कि एक आदमी और औरत चुनौती कबूलने वाले से मिलकर लड़ सकते हैं। आसान लफ्जों में कहूं तो टीचर को उस औरत और उसके साथी के साथ मिलकर लड़ना होगा। ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। वो भी समझ रहा था कि याना के खिलाफ एक 4 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज और 6 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज का होना बहुत नाइंसाफी थी। इतने में लारा ने यहाँ भरते हुए कहा, टीचर इस मुकाबले के लिए हाँ कह चुकी हैं, क्योंकि वो बार बार परेशान किए जाने से तंग आ गई थी, इसलिए मैं चुपके से तुमसे मदद मांगने आ गई हूँ। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो वो दोनों मिलकर जरूर टीचर को मार डालेंगे, इसलिए ध्रुव प्लीज टीचर की मदद के लिए राजी हो जाओ प्लीज। इस पर ध्रुव वहां भरने लगा और उसने भारी आवाज में कहा, उस मुकाबले के लिए अभी कितना वक्त और बचा है? और ध्रुव के सवाल पर लारा ने उसे जवाब दिया, अभी उस मुकाबले को लगभग आधा महीना बचा है ध्रुव। लारा के मुंह से वो जवाब सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसे फूल दल पहुंचने में ही शायद 10 दिन के आसपास लग जाते। ऐसे में उसके पास वक्त की बहुत ही कमी थी। इस बारे में सोचकर ध्रुव ने लारा से पूछा, अच्छा लारा एक बात बताओ, क्या फूल दल में सिर्फ मौजूदा लीडर ही है जो याना के खिलाफ है? बाकी ताकतवर लोगों का क्या? जितना मुझे पता है फूल दल तो एक बहुत ही बड़ा और पुराना दल है, ऐसे में उसमें बहुत से और ताकतवर लोग तो जरूर होंगे। इसलिए अगर ये मुकाबला खत्म हो भी गया तो भी हो सकता है कि याना की मुश्किलें जारी रहे। ध्रुव की बात पर लारा ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो ध्रुव, फूल दल काफी पुराना और ताकतवर दल है, लेकिन नई पीढ़ी के ज्यादातर ताकतवर लोग ट्रेनिंग में ही अपना वक्त बिताते हैं। अगर वो लोग वापस दल आ जाते तो ये औरत कभी दल की लीडर बनने के काबिल ही नहीं मानी जाती। रही बात दल के बुजुर्गों की, तो ज्यादातर बुजुर्ग दादी अम्मा को चाहते थे, इसलिए उन्हें टीचर के आगे बढ़ने से कोई तकलीफ नहीं है। अगर दल में कोई मुसीबत है तो वो है सिर्फ वो औरत। उसकी बात सुनकर ध्रुव अपना सर हिलाने लगा कि तभी उसके पास से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज सुनाई पड़ी, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ ध्रुव। ध्रुव ने देखा कि आचार्य विदुर बहुत देर से उसके पास खड़े थे और उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे।
इस बात से ध्रुव थोड़ा हैरान भी हुआ, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि आचार्य ने सब कुछ सुना होगा। लेकिन ध्रुव अपना सिर हिलाते हुए हामी भरने लगा। वो जानता था कि यहाँ मामला याना की जिंदगी और मौत का था, इसलिए ध्रुव इससे दूर नहीं जा सकता था और उसे कैसे भी करके फूलदल जाना था। जब लारा ने आचार्य विदुर को देखा तो वो दंग रह गई। दरअसल आचार्य विदुर का दर्जा और उनका ओहदा पूरे मध्य इलाके में काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में इतनी बड़ी हस्ती के सामने लारा का थोड़ा हड़बड़ाना लाजमी था। इतने में आचार्य विदुर ने लारा की तरफ देखकर कहा, यकीन नहीं होता कि फूलदल की लीडर भी चल बसी। ये सुनते ही ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ और वो समझ गया कि शायद आचार्य उसे जानते थे। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए ध्रुव ने आचार्य से पूछा, आचार्य, क्या आप फूलदल की लीडर को जानते थे? और ध्रुव के सवाल पर आचार्य ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ ध्रुव, वो औरत मुझसे पहले मध्य इलाके में मशहूर हो गई थी। वो काफी लाजवाब किस्म की औरत थी। मुझे याद है कि मुझे उससे मिलने का 1 या 2 बार मौका मिला था। उसका गुरूर बहुत ज्यादा था, जिस वजह से उसके काफी दुश्मन भी थे। रही बात उसके अपाहिज होने की, तो मेरे ख्याल से वाकया शायद मेरे मरने के बाद हुआ होगा। शायद उसे बहुत गहरा जख्म आया होगा, नहीं तो वो इतनी जल्दी तो नहीं मरती। खैर, चाहे कुछ क्यों ना हो, वो याना वाकई बहुत किस्मत वाली है। उसे इस औरत की शक्तियां हासिल हुई हैं, ये बहुत कुछ कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस औरत की जिंदगी में कभी कोई शिष्य नहीं था। वो किसी पर भी यकीन नहीं करती थी। वैसे ध्रुव, फूलदल में बहुत से ताकतवर लोग हैं। रही बात मौजूदा लीडर की, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से तुम्हारे लिए उससे निपटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है तो वो है उसका वो साथी। मगर जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, उस हिसाब से तुम उसे भी संभाल लोगे। इतना कहकर आचार्य ने अपने पास से एक सफेद रंग का पत्थर बाहर निकाला और उसे ध्रुव को पकड़ाते हुए कहा, ध्रुव, ये है आयामी पत्थर जो मैंने तैयार किया है। अगर तुम किसी ऐसे हालात में फंस जाओ जिससे निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा हो, तो तुम इस आयामी पत्थर को तोड़ देना। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वैसे भी मेरा फूलदल के कुछ बूढ़े लोगों पर पुराना एहसान बकाया है। तुम अगर मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं होंगी। इस दौरान ध्रुव ने उस आयामी पत्थर के अंदर छुपी शक्ति को महसूस किया और उसके चेहरे पर हल्की हैरानी दिखने लगी। लेकिन उसने अपना सर हिलाते हुए आचार्य की बात के लिए हामी भरी। इतने में ध्रुव ने झिझकते हुए कहा, मैं अपने साथ बेला को भी ले जाऊंगा। बुजुर्ग गरूबा और डॉक्टर परी फिलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें तंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इस पर आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वैसे भी महाशक्ति पूर्वज गरूबा के लिए यहाँ रहना सबसे अच्छा होगा। मैं सोच रहा था कि उन्हें उनकी पुरानी शक्तियां वापस दिला दूं। भले ही तुमने परी की मदद तो कर दी है उसके शरीर का जहर काबू करने में, लेकिन अभी भी उसकी खतरनाक और असली पॉइजन बॉडी फूटी नहीं है। इस दौरान मैं उसके बारे में भी कुछ सोचता हूँ। जब तुम वापस आओगे ना ध्रुव, तो देखना उन दोनों की शक्तियां बढ़ चुकी होंगी। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर खुशी दिखने लगी। वो अच्छी तरह से जानता था कि अब जो कि आचार्य विदुर चीजें अपने हाथ में ले रहे थे, इसलिए बुजुर्ग गरूबा की शक्तियां वापस आना मुश्किल नहीं था। तभी अचानक ध्रुव के कानों में आचार्य की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई पड़ी, जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। अगर हो सके तो याना को फूलदल का लीडर बनने में मदद करना ध्रुव। वो दल एक ताकतवर दल है। अगर याना उस दल की लीडर बन जाती है तो हमारे टूटता तारा दल को एक बेहद भरोसेमंद साथी दल मिल जाएगा। आचार्य की बात समझते हुए ध्रुव अपना सर हिलाने लगा। इतने में ध्रुव और लारा सभी को अलविदा कहकर वहां से जाने लगे। बाहर निकलते ही ध्रुव ने बेला को ढूंढना शुरू किया। जब बेला उसे मिल गई तो वो तीनों जल्द से जल्द फूलदल के लिए रवाना हुए, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम था। फूलदल मध्य इलाके के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बना था। उसके और टूटता तारा दल के बीच बहुत बड़ा फासला था, इसलिए ध्रुव और बाकी दोनों की तेज रफ्तार के बावजूद वहां पहुंचने में उन्हें 10 दिन का वक्त तो लगना ही था। किस्मत से बेला ने महाअजगर दल के एक ताकतवर मेंबर को बाहर निकाला, उसे अजगर में बदल दिया, जिस पर बैठकर वो तीनों तेजी से आगे बढ़ते रहे। इस वक्त आसमान में एक बड़ी सी परछाई लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। ध्रुव उस महाअजगर की पीठ पर बैठा था और उसे अपने कानों में हवा के कटने की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। इस वक्त ध्रुव की आंखें बंद थीं और उसका ध्यान उसके माथे पर था। वहां ध्रुव को सफेद शीत रोशनी महसूस हो रही थी, जो बाकी दिव्य रोशनियों से काफी अलग थी। इस तरह की रोशनी एक अजीब सी ठंडक के साथ थी, लेकिन इस ठंडक के बावजूद उसके अंदर एक खतरनाक गर्माहट भरी हुई थी। ये दोनों अलग अलग शक्तियों के मिलने से तैयार हुई रोशनी वाकई बेहद खतरनाक हो जाती थी। वो दिव्य रोशनी लगातार जलती जा रही थी और ध्रुव लगातार अपनी अंदरूनी शक्तियों को उससे मिलाने की कोशिश कर रहा था। वो दिव्य रोशनी इतने सालों तक आचार्य विदुर के काबू में थी, और भले ही आचार्य ने अपनी अंदरूनी शक्तियां उसमें से निकाल दी थी, लेकिन उस रोशनी में अभी भी एक विरोध की भावना बरकरार थी। अब ध्रुव को बस थोड़ा वक्त लेना था उस रोशनी को अपना बनाने के लिए।
तो क्या होगा जब ध्रुव और याना होंगे इतने वक्त बाद आमने सामने, और क्या ध्रुव उसके साथ मुकाबला जीतने में कामयाब होगा? क्या बना पाएगा ध्रुव याना को फूल दल की लीडर? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन इन ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। वैसे तो इस काम में बहुत वक्त लगता था, लेकिन ये पहली कोशिश थी ध्रुव की दिव्य रोशनी के साथ एक रिश्ता बनाने की। ध्रुव इस बात से काफी खुश और हैरान भी हुआ कि सफेद शीत रोशनी उसकी उम्मीद से ज्यादा दोस्ताना लग रही थी। इस तरह के बदलाव के बारे में सोचने पर ध्रुव को समझ आ गया कि जब आचार्य विदुर कैद हुए थे तब सफेद शीत रोशनी उसके शरीर में थी। यही वजह थी कि वो ध्रुव को पहचानने लगी थी, और इतने सालों तक साथ रहने के बाद अब वो रोशनी ध्रुव को अपना दूसरा मालिक समझने लगी थी। फिलहाल वो दूसरा मालिक उसका असली मालिक बनना चाहता था, जिससे उस रोशनी को ज्यादा दिक्कत नहीं थी। इस रफ्तार के हिसाब से ध्रुव समझ गया कि वो फ्लेम मंत्रा के इस्तेमाल से बहुत जल्द सफेद शीत रोशनी इस्तेमाल कर सकता था। इस तरह की रफ्तार की उम्मीद तो खुद आचार्य विदुर ने भी नहीं की थी। वहीं सफर के दौरान ध्रुव अपना पूरा ध्यान सफेद शीत रोशनी को बाकी रोशनियों के साथ मिलाने में लगाता रहा। इस तरह की कड़ी मेहनत की वजह से दिन ब दिन सफेद शीत रोशनी उसकी बात मानने लगी थी। ध्रुव की आंखें बंद थीं और उसका पूरा ध्यान उसके शरीर पर था, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो गई थीं। वहीं ध्रुव के पास ही बैठे लारा और बेला ध्रुव को देखकर उसे नजरअंदाज करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उन्हें ध्रुव को इस हाल में देखने की आदत हो गई थी। जब दोनों ने अपनी नजरें ध्रुव से अलग की तो अचानक से उसकी बंद आंखें कांपने लगी। इतना ही नहीं, उसके माथे पर बसी रोशनी तेजी से चमकने लगी और अगले ही पल जैसे वो रोशनी जाग गई, वो धीरे धीरे ध्रुव के शरीर में जाते हुए गायब हो गई। इस अचानक से आए बदलाव को देखकर बेला और लारा भी काफी हैरान रह गए। इससे पहले कि वो कुछ कहते, ध्रुव की आंखें खुल गईं और उसकी आंखों में सफेद रंग की चमक दिखने लगी। इससे साफ हो गया था कि ध्रुव ने सफेद शीत रोशनी को पूरी तरह से काबू कर लिया था। वो चमक कुछ देर तक तो बरकरार रही, जिसके बाद वो धीरे धीरे गायब होने लगी। इस वक्त ध्रुव के चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो छुपाई नहीं जा सकती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो असल में सफेद शीत रोशनी को कुछ ही दिनों में काबू करने में कामयाब होगा। ध्रुव फिलहाल सोच रहा था कि अब जो उसने सफेद शीत रोशनी को काबू करना सीख लिया था, इसका मतलब वो कभी भी उसे बाकी रोशनियों के साथ मिला सकता था। ध्रुव जानता था कि उसे मिलाने का सबसे सही वक्त अभी नहीं था, क्योंकि वो लोग शायद फूल दल पहुंचने ही वाले थे। ध्रुव ने फैसला किया कि वो याना के मामले को सुलझाने के बाद ही कुछ करेगा। इतने में उसने लारा की तरफ देखकर पूछा, लारा, हमें फूल दल पहुंचने में अभी और कितना वक्त लगने वाला है? इस पर लारा ने उसे जवाब दिया, ध्रुव, हम अगले 2 दिनों में वहां पहुंच जानी चाहिए। वैसे भी हम उत्तर पश्चिमी इलाके में आ चुके हैं और फूल दल के बहुत पास हैं। इतने में ध्रुव ने बेला को रफ्तार बढ़ाने का इशारा किया, जिसे देखकर बेला ने उस सांप की पीठ थपथपाई। उसके ऐसा करते ही सांप की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद वो तेजी से आसमान में आगे बढ़ते रहे। 3 दिन बाद ध्रुव और उसके बाकी दोनों साथी सफर से थके हारे आखिरकार रुकने लगे। वो इस वक्त एक पहाड़ी के ऊपर थे, जहां लारा ने चारों तरफ नजरें घुमाना शुरू किया। आखिर में उसकी नजर एक जगह पर पड़ी और वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। वहां पहुंचकर उसने अपनी अंगूठी से एक पंखुड़ी बाहर निकाली, जो उसके ठीक सामने तैरने लगी। इतना ही नहीं, उस जगह से एक अजीब सी शक्तियों की लहर निकल रही थी। एक पल बाद ध्रुव और बाकी दोनों के ठीक सामने एक बहुत बड़ा आयामी कवच दिखाई देने लगा। उस बड़े से आयामी कवच को देखकर ध्रुव की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। वो समझ रहा था कि भले ही फूल दल अपने लिए एक अलग लोक बनाने जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन इतना बड़ा आयामी कवच तैयार करना भी किसी मामूली दल के बस में तो बिल्कुल नहीं था। वो बड़ा सा कवच कांपने लगा और अगले ही पल उसमें एक दरार पड़ती नजर आई। इतने में लारा ने बाकी दोनों को इशारा किया, जिसके बाद वो उस दरार से अंदर जाने लगी। बेला ने भी तुरंत उस महाअजगर को वापस रखा और वो ध्रुव के साथ दरार से अंदर जाने लगी। अंदर जाती उनकी आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी, क्योंकि उन्हें फूलों की ऐसी खुशबू महसूस हुई जो उछलकर उनके पास आ गई। इस वक्त फूलों से भरा वो इलाका एक बेहद ताकतवर शक्ति से भरा लग रहा था। उस रहस्यमयी जगह को देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ। उन लोगों के सामने हर तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे। दूर से देखने पर वो जगह खूबसूरत फूलों के समंदर की तरह लग रही थी। जब हल्की हवा का झोंका चलता तो जैसे वो नाजुक खूबसूरत फूल नाचते हुए दिखाई देते। बेला के चेहरे पर उस जगह को देखकर एक अलग सी खुशी नजर आने लगी, लेकिन ध्रुव तो बड़े गौर से उस जगह को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में शक्तियों की लहर दिखाई दे रही थी और वो महसूस कर पा रहा था कि इस फूलों के समंदर के अंदर बेहद खतरनाक शक्तियां छुपी हुई थी। वहीं ध्रुव के चेहरे को देखकर लारा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे फूल दल की तैयारी है ध्रुव। अगर इसके अंदर घुसने का तरीका किसी को नहीं पता होता तो वो इस फूलों के समंदर में गुम हो जाएगा। इतना ही नहीं, हो सकता है कि वो इंसान जिंदगी भर के लिए यहाँ फंसा रह जाए।
इतने में ध्रुव ने ध्यान से फूलों की खुशबू को महसूस करते हुए कहा, ये फूल तो मेरे ख्याल से मंत्रमुग्ध फूल होने चाहिए, है ना? यकीन नहीं होता कि इस जगह पर इतने सारे ऐसे फूल हैं। बाहरी दुनिया में तो ये फूल बहुत ही खास और अनोखे हैं। वहीं ध्रुव की बात सुनकर उसने हामी भरते हुए ध्रुव से कुछ कहना शुरू किया ही था कि अचानक से फूलों के समंदर के अंदर से घंटे के बजने की आवाज सुनाई पड़ी। इस आवाज को सुनते ही लारा के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी और उसने ध्रुव से कहा, यह आवाज? एक मिनट, इसका मतलब मुकाबला शुरू होने वाला है। ध्रुव, जल्दी मेरे साथ चलो। गलती से भी गलत रास्ता मत चुनना, नहीं तो तुम इस फूलों के समंदर में खो जाओगे और मुकाबले में नहीं पहुंच पाओगे। इतना कहकर वो हड़बड़ाकर आगे बढ़ने लगी और उसके आगे बढ़ने का रास्ता काफी अजीब लग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सीधे सीधे आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि सरपट चाल के साथ चलती जा रही थी। ध्रुव और बेला उसके ठीक पीछे उसकी चाल समझकर आगे बढ़ने लगे। इस वक्त फूलों के समंदर के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा था। उस पहाड़ पर ढेर सारे ताजे फूल लगे हुए थे। वहां लड़कियों के हंसने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो पहाड़ी इलाका बहुत चौड़ा था, जिस पर बहुत सी इमारतें दिखाई दे रही थी। उस पहाड़ी के ऊपर एक मैदान था जो हरे रंग के पत्तों से तैयार किया गया था। उस मैदान में बहुत से फूल दिखाई दे रहे थे। इस दौरान वहां कुछ लोग खड़े हुए थे जिनकी नजरें मैदान की तरफ हो रखी थी। उस मैदान के बीचों बीच एक मर्द और एक औरत दिखाई दे रहे थे। वो औरत बड़े ही शानदार कपड़े पहने हुए थी, जिसमें सुनहरे धागों से फूल सिले हुए थे। एक नजर देखने पर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस औरत का ओहदा काफी ऊंचा था। वहीं उसके बगल में खड़ा मर्द चुपचाप खड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी झलक थी। यहाँ तक कि उसकी बाहों के बीच लाल रंग का एक अजीब सा निशान बना था, जिसके चलते वो आदमी बहुत खतरनाक दिख रहा था। घंटे के बजने के बाद उस खूबसूरत कपड़ों वाली औरत ने चिल्लाते हुए कहा, याना, वक्त हो गया है मुकाबले का, बाहर निकलो। इसके तुरंत बाद हवा की तेज आवाज सुनाई पड़ने लगी, जिसके बाद सफेद कपड़ों वाली एक लड़की बाहर आई और वो मैदान में खड़ी हो गई। जब वो लड़की वहां आई तो आसपास मौजूद हर किसी की नजर उस पर हो गई। भले ये पहली बार नहीं था कि लोग उसे देख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। ये सफेद कपड़ों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि याना थी, जिससे ध्रुव बहुत सालों पहले मिला था। पिछले कुछ सालों में उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं उसके अंदाज में एक शाही एहसास था, जिसे देखकर फूलदल की बुजुर्ग काफी खुश हो गईं। उन्हें समझ आने लगा कि आखिर दादी अम्मा ने याना को दल की अगली लीडर के तौर पर क्यों चुना था। जैसे ही याना वहां आई तो खूबसूरत कपड़ों वाली औरत के बगल में खड़ा मर्द बहुत गौर से याना को देखने लगा। इस वक्त हर किसी की निगाहें याना पर ही थी, जिसे देखकर उस औरत ने कहा, मुझे तो लगा था कि तुम आज यहाँ आओगी ही नहीं याना। इस पर याना ने अपने चेहरे पर परेशानी के साथ उससे कहा, देखिए लीडर, मुझे कोई इच्छा नहीं है इस दल का लीडर बनने की। ऐसे में आप मुझे जबरदस्ती ऐसे मुकाबले के लिए क्यों मजबूर कर रही हैं? वहीं उसकी बात पर खूबसूरत कपड़ों वाली औरत ने कहा, अगर तुम सही सलामत रहना चाहती हो तो तुम्हें चुपचाप पुरानी लीडर की सारी शक्तियां मुझे पकड़ा देनी चाहिए। यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हें अपने दल में सहारा दिया और अब तुम उस चीज पर नजर गड़ा रही हो जो मेरी है। इतने में याना ने मजबूरी में उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि दादी अम्मा ही फूल दल की लीडर थी तो मैं कभी उन्हें नहीं बचाती। रही बात शक्तियों की, तो वो शक्तियां मेरे शरीर के अंदर सील कर दी गई हैं। ये काम दादी अम्मा ने किया है। ऐसे में अगर आपको वो शक्तियां चाहिए तो आइए और ले लीजिए। ये सुनते ही उस औरत की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे डर लगता है? जुगनू, चलो इस पर हमला करते हैं। वैसे भी याना, तुम्हारे पास तो पुराने लीडर की शक्तियां हैं, इसलिए हम दोनों के खिलाफ लड़ने में तो तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तुम फूल दल के नियमों से तो वाकिफ हो ना? एक लड़का और एक लड़की अगर चाहें तो साथ लड़ सकते हैं। अब ये मत कहना कि मैं कोई नाइंसाफी कर रही हूँ। अगर तुम्हारा भी कोई साथी है तो तुम उसे बुला सकती हो। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक शैतानी झलक थी, क्योंकि वो जानती थी कि याना के पास कोई साथी था ही नहीं। तभी याना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया, लीडर, आप मुझ पर हमला कर सकती हैं, मेरे पास कोई साथी। लेकिन इससे पहले कि याना अपनी बात खत्म करती, अचानक से आसमान में तेज हवाएं चलने लगी। हवाओं के साथ ही बिजली की रफ्तार में एक परछाई उस मैदान के पास आती दिखाई देने लगी। कुछ ही पलों में वो परछाई याना के ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई। फिर उस परछाई ने सभी की नजरों के सामने उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा, याना, मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? और जैसे ही लोगों ने उस लड़के को देखा तो हर किसी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। एक झटके में उस जगह पर एक खामोशी छा गई थी। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो सब क्या हो रहा था। याना भी हैरान रह गई थी, लेकिन उसने हैरानी काबू कर चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर ध्रुव ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तुम पर कोई जुल्म ढाएगा और मैं चुप रहूंगा? तुम मुश्किल में रहोगी तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना?
अचानक से याना को कुछ समझ आने लगा, जिसके बाद वो समझ गई कि ये काम जरूर लारा का था। इतने में उसने तुरंत अपना हाथ ध्रुव से छुड़ाते हुए कहा, ये फूल दल है ध्रुव शौर्य, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही मनमर्जी यहाँ चले आओगे? वहीं उसकी नाराजगी देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने सालों से तो मुझसे छुपती आ रही हो याना, अब तो छुपना बंद करो। इतने में खूबसूरत कपड़ों वाली औरत ने गौर से ध्रुव को देखा और चिल्लाते हुए कहा, ए लड़के, कौन है तू? अपना नाम तो बता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे फूल दल में मुंह उठाकर चला आया। इस पर ध्रुव ने बड़े ही आराम से उसे जवाब दिया, आप मुझे याना का साथी मान लीजिए। यही चाहती थी ना आप कि वो अपना साथी लाए? लीजिए, मैं आ गया। लेकिन उस औरत के बगल में खड़े आदमी ने बेरहमी के साथ ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, दो सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज, और बातें ऐसी कि ना जाने कौन है। इतना गुरूर किस बात का है तुझे लड़के? लगता है कि तुझे अपनी जिंदगी पसंद नहीं है, जिस वजह से तू मरने के लिए यहाँ आ गया है। तभी उस औरत ने याना की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, याना, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा कोई साथी नहीं है, लेकिन तुम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई और तुमने अपने साथी को बुला ही लिया। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं तो तुम कहोगी कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। आज मैं इजाजत देती हूँ इस लड़के को तुम्हारा साथी बनकर लड़ने की। अगर तुम हार गई तो तुम पुरानी लीडर की सारी शक्तियां मुझे पकड़ा दोगी, फिर चाहे उसके बाद तुम्हारा कोई भी अंजाम क्यों ना हो। ये सुनकर याना की आंखों में परेशानी नजर आने लगी। वो ध्रुव को इस मामले में नहीं लाना चाहती थी और उसने ध्रुव को समझाने की कोशिश में एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन ध्रुव ने तो उसे रोक कर कहा, याना, सब मुझ पर छोड़ दो। याना ध्रुव की आवाज सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखें लगातार ध्रुव के चेहरे को देखने लगी। एक पल के लिए वो कहीं खो गई थी। अब ध्रुव वही जवान लड़का नहीं था जिससे वो बहुत सालों पहले मिली थी। अब ध्रुव का पूरे मध्य इलाके में काफी रुतबा था। फिर मजबूरी में याना उसकी बात के लिए राजी हुई। इतने में ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उस औरत की तरफ देखकर कहा, फूलवती मोहतरमा, अगर आप मुकाबला करना चाहती हैं तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये शर्त तो थोड़ी अजीब लग रही है। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप जीती तो याना से सारी शक्तियां आप हासिल करेंगी, लेकिन अगर आप हारी तो क्या? इसके बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं। जब तक पूरी बात पता ना हो तब तक हम मुकाबला शुरू नहीं करते। और ध्रुव की बात सुनते ही उस खूबसूरत कपड़ों वाली लड़की ने हंसते हुए कहा, अगर मैं हारूंगी, अगर ऐसा हुआ तो कोई भी याना को परेशान नहीं करेगा और वो सही सलामत फूलदल से जा सकती है। इस पर ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जिसके साथ उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो इस मुकाबले की कोई जरूरत ही नहीं है। याना अभी भी सही सलामत यहाँ से जा सकती है और किसी माई के लाल में दम ही नहीं है जो उसे रोक कर दिखाए। तो कैसे हराएंगे ध्रुव और याना फूल दल की मौजूदा लीडर और उसके साथी को? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन इन ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब उस औरत ने ध्रुव को खुद से इस तरह बात करते देखा तो उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम्हें क्या लगता है कि हमारा फूल दल कोई ऐसी जगह है जहां तुम मनमर्जी आ जा सकते हो? अगर तुम आज फूल दल से निकलने में कामयाब भी हुए ना लड़के, तो हमारा फूल दल जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करता रहेगा। कब तक हमसे छुपोगे? इस पर ध्रुव ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं नहीं डरता तुम्हारी धमकी से। अगर हिम्मत है तो करो मेरा पीछा। मैं यहाँ से निकलकर सीधे टूटता तारा दल लौटने वाला हूँ, चाहो तो ध्यान में रख लो। और उस दल का नाम सुनते ही अचानक से उस औरत के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने हैरत में पड़ते हुए कहा, क्या टूटता तारा दल? इसका मतलब तुम टूटता तारा दल से हो? जाहिर सी बात है कि फूल दल को भी खबर मिल गई थी कि टूटता तारा दल में एक अर्ध विद्वान आ गया था और इतने ताकतवर इंसान के होने की वजह से अब टूटता तारा दल को फूल दल जैसे दल से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। और तो और हर कोई ये भी जानता था कि टूटता तारा दल का अर्ध विद्वान असल में मार्कस का सबसे काबिल हकीम भी था। इतने में ध्रुव ने अपनी नजरें घुमाते हुए अचानक से एक जगह की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते बुजुर्गों, मेरा नाम है ध्रुव शौर्य और मैं विदुरदेव का शिष्य हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे मेरे आचार्य ने बताया था कि मैं उनकी तरफ से आपको नमस्ते करूं। जब से ध्रुव फूल दल में आया था तब से उसे 3 छुपी हुई शक्तियां महसूस हो रही थी। ये शक्तियां बेहद ताकतवर थी, इसलिए ध्रुव समझ गया था कि वो जरूर फूल दल की पुरानी पीढ़ी के लोगों की होंगी। ध्रुव भले ही फूल दल के बाकी लोगों से नहीं डरता था, लेकिन उसे पता था कि छुपे हुए ताकतवर लोगों के साथ तो उसे थोड़ी इज्जत से ही पेश आना था। वहीं ध्रुव की बात सुनकर खूबसूरत कपड़ों वाली औरत और उसके साथी के चेहरों का रंग बदलने लगा।
उन्होंने नहीं सोचा था कि जो लड़का उनके सामने आया था वो इतना ताकतवर योद्धा होगा। और ध्रुव ने बुजुर्गों को नमस्ते किया ही था कि एक बूढ़ी औरत की भारी आवाज उस इलाके में गूंजने लगी। अच्छा, तो तुम विदुर देव के शिष्य हो। वो आदमी तो बड़ा ही नेक आदमी है। अगर मुझे आगे मौका मिला तो मैं जरूर टूटता तारा दलाकर उससे मिलना चाहूंगी। ध्रुव ने देखा कि वो आवाज जिस जगह से आई थी उस जगह पर एक बूढ़ी औरत हंसती हुई दिख रही थी। इतने में उस बूढ़ी औरत ने खूबसूरत कपड़ों वाली औरत को देखते हुए कहा, वेदना, मेरे ख्याल से हमें इस लड़के की बात सुन तो लेनी चाहिए। बेचारा इतनी दूर से यहाँ तक आया है, इसकी बात सुनने में क्या हर्ज है। और उस औरत की बात सुनकर खूबसूरत कपड़ों वाली औरत जिसका नाम वेदना था मजबूरी में अपने दांत पीसते हुए ध्रुव से कहने लगी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। इस पर ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया, अगर हम लोग ये मुकाबला हार गए तो याना के शरीर में जो पुरानी लीडर की शक्तियां हैं वो आपको पकड़ा दी जाएंगी बिना किसी झिझक के। लेकिन अगर आप लोग ये मुकाबला हार गए तो इस फूल दल की लीडर की कुर्सी पर याना बैठेगी। ये सुनते ही वेदना के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी, जिसके साथ उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, इसका मतलब मेरा मानना बिल्कुल ठीक था। तुम मेरी लीडर की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठी हो याना, और मुझसे झूठ कहती हो कि तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ध्रुव की इस बात पर याना ने हड़बड़ाते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, मुझे इस दल का लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं वैसे ही बहुत मुश्किलों में हूँ, अब मुझे और मुश्किल में मत डालो। लेकिन ध्रुव ने तो हंसते हुए वेदना को जवाब दिया, देखा जाए तो इस दल की पुरानी लीडर यानी दादी अम्मा ने सोचकर फैसला लिया था कि वो इस दल का लीडर याना को बनाएंगी। इसके बावजूद आपने इतनी बेशर्मी से उससे लीडर का वो खास पत्थर छीन लिया। अब तो वो बस उस चीज को आपसे वापस हासिल करना चाहती है जो दादी अम्मा ने उसे दी थी, ना कि आपको। ये सुनते ही अचानक से वेदना के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी तो इतनी तेज जबान चलती है। लेकिन सच तो ये था कि दल के बहुत से बुजुर्ग उसके साथ नहीं थे। वो तो अगर दादी अम्मा ने वेदना को 10 सालों तक चीजें नहीं सिखाई होती तो शायद वो मौजूदा लीडर की कुर्सी पर बैठने के काबिल भी नहीं समझी जाती। इसलिए इस बार अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो वो लीडर की कुर्सी जरूर वेदना से छीन ली जाती। फिर उसने अपने गुस्से को काबू करने के लिए गहरी सांस लेनी शुरू की और अपनी नजरें पास ही खड़े जुगनू की तरफ की। वो जानती थी कि उन दोनों में जुगनू ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वही फैसला करता कि उसे आगे क्या करना था। जुगनू लगातार ध्रुव की तरफ देखता रहा और वो कुछ पल सोचने लगा। दरअसल उसने ध्रुव के बारे में खबरें सुनी थी, लेकिन खबरें तो खबरें होती थी, उनमें कितनी सच्चाई होती थी और कितना झूठ, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता था। और तो और जुगनू जानता था कि उसकी 6 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज रैंक के सामने ध्रुव कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो महज 2 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज था। इस बारे में सोचकर उसने ध्रुव से कहा, अब जो कि तुम्हारी यही गुजारिश है तो हम वही करेंगे। और फिक्र मत करो, मैं इस मुकाबले में तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं विदुरदेव की इज्जत करता हूँ। उसकी बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सिर घुमाते हुए याना से कहा, तुम एक कदम पीछे हट जाओ, मैं संभालता हूँ इस मामले को। ध्रुव को ऐसा कहते देख याना ने हैरत में पड़ते हुए पूछा, क्या तुम अकेले संभालोगे दोनों को? जाहिर सी बात है कि सामने 6 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज और 4 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज थी। रही बात ध्रुव की तो वो महज 2 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज था। ऐसे में वो अगर अकेले दोनों से लड़ता तो ये तो मौत को बुलावा देने जैसा था। वहीं याना की हैरानी देखकर ध्रुव ने उसे समझाते हुए कहा, देखो याना, तुम अभी अभी महाशक्ति पूर्वज बनी हो, इसलिए तुम्हारा ही मुकाबला लड़ना सही नहीं होगा। अगर तुम लड़ती भी हो तो दोनों के सामने तुम मुश्किल में ही पड़ जाओगी। फिक्र मत करो, मैं ये मुकाबला ज्यादा देर नहीं खींचूंगा। ध्रुव को भले ही याना की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह पाई। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ध्रुव काफी जिद्दी था, इसलिए वो चुपचाप एक कदम पीछे हो गई। ध्रुव ने जब याना को पीछे होते देखा तो वो मुस्कुराते हुए आगे आया। उसकी आंखों में फिलहाल सफेद रंग की चमक दिखाई दे रही थी, जिसके जलते ही अचानक से आसपास की गर्माहट थोड़ी बढ़ गई। तभी फूल दल के एक बुजुर्ग ने अपने हाथ लहराते हुए कहा, अब जो कि तुम लोग मुकाबले के लिए राजी हो गए हो तो चलो ये मुकाबला अब शुरू करते हैं। और जैसे ही फूल दल के बुजुर्ग की आवाज सुनाई पड़ी तो एक अजीब सी बेरहमी जुगनू के चेहरे पर झलकने लगी। उसने तुरंत अपना पैर जमीन पर पटका और वो तेज रफ्तार में ध्रुव की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगा। इस दौरान उसके शरीर से बेइंतहा शक्तियां बाहर निकल रही थी, जो हर दिशा में फैलती दिखाई दे रही थी। जुगनू ने आगे बढ़ते हुए चेहरे पर शैतानी भरी हंसी के साथ कहा, आज मैं भी देखता हूँ कि आखिर विदुरदेव के शिष्य में कितनी काबिलियत है। हर किसी की नजर इस वक्त मैदान पर टिकी हुई थी। ध्रुव ने भी जुगनू को तेजी से अपनी तरफ आते देखा और अचानक से उसकी पीठ से हरे और लाल रंग के पंख बाहर आ गए।
फिर ध्रुव तेजी से पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में जाने लगा। उसकी तेज रफ्तार की वजह से जुगनू का हमला नाकाम हो गया। वहीं अपना हमला नाकाम होते देख जुगनू के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी और वो ध्रुव की तेज रफ्तार के बारे में सोचने लगा। लेकिन उसने अपनी नजर ध्रुव की तरफ करते हुए कहा, क्या तेरे गुरु विदुर देव ने तुझे सिर्फ बचकर भागना सिखाया है? तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे गुरु ने मुझे क्या सिखाया और क्या नहीं, उसकी फिक्र तुम मत करो। ये कहते ही ध्रुव ने तुरंत अपनी अंगूठी में से 11 कठपुतलियां बाहर निकाली। बाहर निकलते ही बाकी सभी कठपुतलियां एक साथ खड़ी होकर आसमानी कठपुतली के शरीर में शक्तियां भरती जा रही थीं। कठपुतलियों को देखकर जुगनू की आंखों में एक अजीब सी नफरत छलकने लगी, जिसके साथ उसने पलटकर वेदना से कहा, वेदना तुम जाकर याना से निपटो। रही बात इस लड़के की, तो इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। और उसकी बात सुनकर वेदना ने हामी भरी और वो तुरंत शैतानी हंसी के साथ याना की तरफ जाने लगी। उसकी शक्तियां 4 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज की थी, जबकि याना महज 1 सितारे वाली महाशक्ति पूर्वज थी। दोनों की शक्तियों के बीच बहुत बड़ा फासला था, इसलिए वेदना याना को कुछ ही हमलों में खत्म कर सकती थी। याना के पास पहुंचकर वेदना ने कहा, याना, मैं भी देखती हूँ कि आखिर अम्मा ने तुझ में ऐसा क्या देख लिया जो उन्हें मुझ में नहीं दिखा। वेदना की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी और वो हड़बड़ाकर अपने शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकालने लगी। लेकिन आसमान में सुनहरी रोशनी चमकने लगी और इससे पहले कि वेदना अपनी शक्तियों से याना पर हमला करती, वो सुनहरी रोशनी उसके ठीक सामने आ गई। इतना ही नहीं बल्कि एक ताकतवर मुक्का सीधे वेदना के सिर की तरफ आने लगा। इस हमले को देख वेदना के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने तुरंत अपनी शक्तियों से उस खतरनाक हमले का सामना किया। दोनों के टकराते ही वेदना झटका खाकर कुछ कदम पीछे हो गई। उसने जब गौर से सुनहरी परछाई को देखा तो उसे देखा कि दरअसल वो एक कठपुतली थी। इतने में उसे दूर से जुगनू की आवाज सुनाई पड़ी, वेदना तुम सिर्फ उस कठपुतली से निपटने के बारे में सोचो, मैं सबसे पहले इस लड़के को कैद करता हूँ, उसके बाद तो वो कठपुतली अपने आप रुक जाएगी। इतना कहकर उसने अपने शरीर से हरे रंग की रोशनी बाहर निकाली, जिसके तुरंत बाद आसमान में तेज हवा के झोंके दिखाई देने लगे। वो हवा तेजी से हर दिशा में बह रही थी और सभी का निशाना ध्रुव था। जब ध्रुव ने गौर से अपनी तरफ आती हवा को देखा तो उसे देखा कि उसमें बहुत से खतरनाक चक्र बने थे, जिन्हें देखकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने पंखों का इस्तेमाल कर उस जगह से बहुत दूर चला गया और ये सब एक झटके में हुआ था। इतनी जल्द पीछे जाने की वजह से वो जुगनू के हमले से एक बार फिर बचने में कामयाब हो गया था। तभी ध्रुव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे ये मुकाबला जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इतना कहते ही उसने तुरंत अपने हाथों से रहस्यमयी सील्स बनानी शुरू करी और उसके पूरे शरीर से रोशनी बाहर निकलने लगी। इस दौरान उसने चिल्लाते हुए कहा, रहस्यमयी स्काई फायर तकनीक, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव और तीसरा पड़ाव। उसकी इस आवाज के बाद अचानक से हर किसी की नजरों के सामने ध्रुव की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं और वो किसी 4 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज जितना ताकतवर हो गया। ऐसा करते ही ध्रुव रुका नहीं, बल्कि उसके हाथों में 3 तरह की दिव्य रोशनियां नजर आने लगी। वो एक पल रुका और उसने अपने मुंह से सफेद रंग की रोशनी भी निकालनी शुरू की। 4 तरह की दिव्य रोशनियों के जलने पर उस जगह की गर्माहट बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोगों के पसीने छूटने लगे। यहाँ तक कि कुछ कमजोर लोगों के शरीर से तो शक्तियां भी नहीं निकल रही थी। जब जुगनू ने देखा कि ध्रुव 4 तरह की दिव्य रोशनियों को निकालने में कामयाब हुआ तो आखिरकार उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। अपनी नजर से वो समझ पा रहा था कि वो 4 रोशनियां मामूली रोशनी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक रोशनी दिव्य रोशनी थी। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि आखिर ध्रुव के शरीर में 4 तरह की दिव्य रोशनियां कैसे आ गई थी। इस ख्याल के चलते जुगनू ने खुद से कहा, मैं इस लड़के को ये हमला करने नहीं दे सकता, नहीं तो मुकाबला यहीं खत्म हो जाएगा। और ये कहते ही जुगनू के हाथों से रोशनी निकलने लगी और उसका शरीर भी कई गुना बड़ा हो गया। उसने तेजी से गोल घूमना शुरू कर दिया, जिससे अचानक आसपास के आयाम में दरार पड़ने लगी। इन दरारों से धीरे धीरे आयामी सांप निकलने लगे थे जो बहुत जहरीले थे। वो बिजली की रफ्तार में आगे बढ़ते रहे और आखिर में ध्रुव के ठीक सामने आ पहुंचे। लेकिन ध्रुव को तो जुगनू के उस हमले से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके पंख फड़फड़ाते रहे और वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट तकनीक के इस्तेमाल से लगातार पीछे जाता गया। उसकी इस रफ्तार की वजह से जुगनू के हमले उससे टकरा ही नहीं पा रहे थे। जिस दौरान ध्रुव उस हमले से बचने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त उसके हाथों में जलती 4 रंग की दिव्य रोशनियां एक दूसरे से मिलने लगी थी। उसकी मौजूदा काबिलियत और तजुर्बे की वजह से उसके लिए 4 रोशनियों वाला शौर्य कमल तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। धीरे धीरे वो रोशनियां बढ़ती गईं, जिसके बाद वो अचानक से छोटी होने लगी। उसमें से बहुत खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थी, जिसे महसूस कर जुगनू के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ नजर आने लगा। वो अब अच्छी तरह समझ गया था कि ध्रुव ने सिर्फ एक खतरनाक नहीं बल्कि जानलेवा हमला तैयार कर दिया था। ध्रुव ने जब उसे इस तरह घबराते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई।
वो जुगनू के हमलों से बचता जा रहा था और साथ ही साथ शौर्य कमल को तैयार करता जा रहा था। इस दौरान फूल दल के बहुत से बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर आसमान में होते हमलों को देखने लगे। भले ही जुगनू की शक्तियां ध्रुव से बहुत ज्यादा थीं, लेकिन ध्रुव अपनी रफ्तार से उसको बार बार चकमा दे रहा था। इस वजह से जुगनू को काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वहीं बुजुर्ग ये भी पता लगा पा रहे थे कि ध्रुव के हाथों में जो हमला तैयार हो रहा था उसमें ओह! बहुत ज्यादा खतरनाक शक्तियां थी। ऐसे में अगर जुगनू पर वो हमला होता तो जुगनू की हालत ना जाने कितनी बुरी हो जाती। इस ख्याल के साथ ही उन लोगों ने आं भरते हुए कहा, ये लड़का वाकई विदुर देव का शिष्य होने के काबिल है। महज अपनी 2 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज शक्तियों से एक 6 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज को इतना मजबूर करने में कामयाब हो गया। याना भी हैरत भरी निगाहों के साथ उसे देखे जा रही थी कि आसमान में जुगनू पागलों की तरह चिल्लाते हुए ध्रुव पर हमला कर रहा था, लेकिन ध्रुव बड़े ही शांत अंदाज में उन हमलों से बचता जा रहा था। इस नजारे को देखकर याना ने धीमी आवाज में कहा, इस लड़के की ताकत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो क्या होगा जब ध्रुव हराने में कामयाब होगा 6 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज जुगनू को, या फिर जुगनू कोई चाल चलेगा उसको रोकने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। याना ध्रुव को देखकर काफी हैरान थी। उसके चेहरे पर अजीब सी कश्मकश नजर आ रही थी। वो जब ध्रुव से पहली बार तिलिस्मी जानवरों के इलाके में मिली थी, तब ध्रुव एक जवान लड़का था जो दक्ष रैंक पर पहुंचा था। इसके बावजूद वो दक्ष रैंक का योद्धा आज इतना काबिल और ताकतवर बन गया था कि वो 6 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज के पसीने छुड़ा रहा था।